हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? एरावत परिवार की ओर से जेपीएससी कैंडिडेट के सारे बच्चों को, सारे उम्मीदवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा तोहफा लेके आए हैं और उसका नाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। लास्ट मोमेंट में आप रिवीजन के लिए, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है, ये हर सेगमेंट से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उससे एमसीक्यूज को लिया गया है। ठीक है, बहुत ही एनालिसिस के बाद, और ये आपके लिए सच में ब्रह्मास्त्र साबित होगा। तो हम लोग तुरंत शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में हम लोग 50 एमसीक्यूज लेके आए हैं। हर्यक, पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या नागदशक? तो हर्यक वंश का सबसे संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था, अजातशत्रु का बेटा उदयन था, और नागदशक ये लास्ट वाला मामला था इसका। ठीक है, चलिए सारा डिटेल्स पढ़ा है। आज सिर्फ एमसीक्यूज होगा और डिटेल्स कुछ भी नहीं, बिना टाइम वेस्ट किए। अजातशत्रु ने किस गणराज्य को पराजित किया था? तो शाक्य, लिच्छवी, मल या वज्जी? तो सही आंसर होगा वज्जी। महाजनपद की संख्या कितनी है? 12, 14, 16 या 18? तो सही आंसर होगा 16 महाजनपद। बार बार हम लोग रिपीट करके इसको पढ़े हैं। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्मनंद, धनानंद, चंद्रगुप्त या बिंबिसार? तो महापद्मनंद। और नंद वंश का ये अंतिम वाला शासक था, धनानंद। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? पतंजलि, चाणक्य, कालिदास या अश्वघोष? तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य। ठीक है, दोनों गुरु चेला एक साथ साम्राज्य स्थापित कर दिए, है ना। चलिए, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र मतलब आप समझोगे कि इकोनॉमिक्स, पर यह मामला नहीं है। मौर्य साम्राज्य में चाणक्य लिखित, इसमें राजनीतिक का बहुत ज्यादा डिस्कशन है उसमें। ठीक है, विवेचना है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, संस्कृत या फारसी? तो सही आंसर होगा ब्राह्मी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद उसने क्या आया था? तलवार? नहीं, बौद्ध धर्म। ठीक है, सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? आ गया ना, आपको हमेशा बोलते थे कि राइटर्स का नाम याद किया करो। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। ठीक है, कोई सवाल, कोई जवाब, सब कमेंट में। अभी सिर्फ एमसीक्यूज। ठीक है बच्चों, चलिए। गुप्त काल के को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? राजनीति, कला, संस्कृति, युद्ध या कृषि? सही आंसर होगा कला और संस्कृति। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या अशोक? तो सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। इसके पूरी बहादुरी का लेखन है उसमें। ठीक है, और इसका लेखक जो है वो हरिसेन ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? तो हरिसेन ने। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। वेनसांग किसके समय में आया था? वेनसांग किसके समय में आया था? तो वेनसांग हर्ष के समय में आया था। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यूज सॉल्व करते जाओ। 2x, 1x, 3x, 5x, जितने x में स्पीड को बढ़ा के आप यूट्यूब पे देख सकते हो। बस विथ फुल कंसंट्रेशन आप इसको करते जाओ, है ना। चलिए, मिडावल हिस्ट्री की हम बात करें तो मिडावल हिस्ट्री में है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो कौन था दिल्ली सल्तनत का? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये इल्तुतमिश। ये गुलाम था, राजा को मार के फिर इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बलबन, इल्तुतमिश, ऐबक या खिलजी? तो सही आंसर होगा
इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, बहुत ही ताकतवर। एकता प्रणाली किससे संबंधित था? ऐबक से, इल्तुतमिश से, अलाउद्दीन से या बलबन से? तो सही आंसर होगा इल्तुतमिश भाई साहब से। अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो तो बेटा हमेशा खाली विस्तार करने पर ध्यान देता था, हर राज्य को हड़पते हुए चला जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी का कभी बात है तो कोई सुधार नहीं, कुछ नहीं, सबसे ज्यादा कर प्रणाली अगर किसी का था तो वो अलाउद्दीन खिलजी का था, 50%। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है और सीधा सीधा सवाल पूछता है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो अक्सर लोग ये टिक मारते हैं पर ये गलत आंसर है, होगा हरिहर बुक्का। अकबर का नौ रत्न कौन सा था? तानसेन, बीरबल, अबुल फजल या कबीर? यही तो बात है, मैंने जो पढ़ा उसने आपने सुना, लेकिन यहाँ पे है कौन नहीं था। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पे आप फंसोगे, थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करके क्वेश्चन पढ़ना। तो सही आंसर क्या होगा? कबीर भाई साहब नहीं थे, आउट ऑफ स्टेडियम थे वो। दीन इलाही किसने शुरू किया? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो दीन इलाही अकबर ने शुरू किया था, ठीक है। आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल, बदायूं, फैजी या अकबर? तो अबुल फजल किसने लिखा था? सॉरी, अबुल फजल ने ही इसको लिखा था, अबुल फजल को आईने अकबरी ने नहीं लिखा था। चलिए, औरंगजेब ने किस कर को पुनः लगाया था? औरंगजेब जजिया, लगान, दसमांसा या भूमि कर? तो उसने जजिया कर को लगाया था। एक बात ध्यान रखिएगा कि अकबर ने जजिया कर को हटाया था और बाद में औरंगजेब ने जजिया कर को वापस लगा दिया था, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1764, 73 या 84 में? तो सही आंसर होगा 1757 में। बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था? अंग्रेज नवाब, अंग्रेज संघीय भारतीय, मराठा अंग्रेज और मुगल अंग्रेज? तो अंग्रेज और संघीय भारतीय, इसमें बहुत सारे क्षेत्र के राजा महाराजा भी शामिल होकर इकट्ठे अंग्रेज के साथ लड़ रहे थे और भारतीय इसके इतिहास के पूरा का पूरा डेमोग्राफी ने वो चेंज कर दिया था, मतलब इतिहास बदल दिया उसने, ठीक है, और फ्यूचर भी। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? हॉस्टिंगस, कॉर्नवालिस, डलहौजी या करजन? तो सही आंसर क्या होगा? कॉर्नवालिस, ठीक है। 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? कर, कारतूस, सेना या धर्म? कारण बहुत सारे थे, कोई भी विद्रोह तुरंत शुरू नहीं होता है, लेकिन इसमें पूछा तत्कालीन कारण क्या था, ठीक है। तो वो था कारतूस, जो कि गाय और सुअर की चर्बी की वजह से विद्रोह फैला और जिसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलके अंग्रेजों को बहुत कूचे थे। उसके बाद उन्होंने हमें कूचा, बात अलग है। पर 1857 विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? दिल्ली, मेरठ, कानपुर या झांसी? यूपी वाले चुप नहीं बैठते हैं जल्दी से, है ना, वो बहुत पीटते हैं। तो क्या है? मेरठ। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985, 1905, 1919 या 1935? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1885। कांग्रेस के संस्थापक कौन था? गांधी, एयूहोम, नेहरू या पटेल? तो सही आंसर क्या होगा? एवो होम, ह्यूम, ह्यूम, होम नहीं ह्यूम, ठीक है। चलिए, स्वदेशी आंदोलन, आंदोलन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चंस जरूर ही फंसता है। थोड़ा कैमरा को जूम किया ताकि आपके क्वेश्चंस एकदम सही से दिखे। तो आज क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मुझे देखने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1905 में, ठीक है। गदर पार्टी कहां बना था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 1920, 1930 या 1942? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? कोई बच्चा बता सकता है क्या? नहीं बताइए, हम बता देते हैं 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 30, 35, 42 या 47? सही आंसर दिमाग में रिकॉल कीजिए और उसी के साथ आप बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कहां हुआ था, ठीक है।
दांडी मार्च किससे जुड़ा है? नमक कानून, कर, भूमि या उद्योग? तो दांडी मार्च किससे जुड़ा हुआ है? नमक कानून से। पूजनीय महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942, 1940, 1930 या 1947? तो सही आंसर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942, 1940, 1930 या 1947? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1942। ठीक है, और 47 में बोला कि प्लीज जाइए आप लोग, बहुत हो गया, है ना। और तब हमारा देश आजाद हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906, 1916, 1920 या 1930 में? मुस्लिम लीग की बात अगर कभी भी आए तो उसमें 1906 में उसकी स्थापना हुई थी। लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ टुंडा कबाब के लिए फेमस है ना जी, लखनऊ वाले। 1916, 1920, 1935 या 1942? जब मॉडर्न हिस्ट्री बताएंगे तब बताएंगे टुंडा कबाब और नवाबों की पूरी मजेदार कहानियां। अभी फिलहाल लखनऊ समझौता पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर क्या होगा? 41 का सही आंसर होगा 1916। मुस्लिम लीग 1906 में और लखनऊ समझौता 1916 में। साइमन कमीशन भाई साहब कब भारत आए थे? गो बैक साइमन का जो नारा लगा था, तो वो कब आए थे? तो 1927 में, जलियांवाला बाग के बाद। जलियांवाला बाग 1919 में, ठीक है ना। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि बोला कि हम एक मीटिंग बैठाएंगे और उसमें से ये बताएंगे कि जलियांवाला बाग में कौन आरोपी है, कौन आरोपी नहीं है, और उसमें किसी भी भारतीय सदस्य को नहीं रखा गया था, है ना जी। तो इसलिए इसका विरोध बहुत तेजी से हुआ। पूना पैक्ट पे बात करते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932, 35, 42 या 19 में? तो अगर हम पूना पैक्ट की बात करते हैं तो हाँ, वो उसको याद रखिएगा कि 1932 इसका पहला पूना पैक्ट हुआ 1932 में। ठीक है बच्चों, यंग जवान और कुछ वृद्धावस्था में पहुंचे हुए लोग भी, है ना। क्रिप्स मिशन की बात करते हैं। पिछले बार जेपीएससी में एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा सवाल आया था, ठीक है, एंशिएंट से। इस बार मॉडर्न से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942, 40, 35 या 19? तो 1942 सही आंसर होगा। देखने सुनने में अगर कोई दिक्कत है तो साउंड को बढ़ाइए और अच्छे से सुनिए। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया? 1946, 42, 40 या 1935? तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो सही आंसर इसका क्या होगा? 1946 में। भारत का विभाजन कब हुआ? भारत के विभाजन तो गद्दार मूवी जो बना है उसको देखिए, है ना। अभी मत देखिए, एग्जाम के बाद देखिएगा, मूड फ्रेश करने के लिए। ठीक है, जन गण मन किसने लिखा? टैगोर भाई साहब, मतलब टैगोर बाबा, या गांधी, नेहरू या बोस? तो रविंद्रनाथ, श्रीमान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। ठीक है, वंदे मातरम, वंदे मातरम पर ये बहुत ध्यान रखिएगा। अभी होम मिनिस्ट्री से वो आदेश जारी हुआ है ना कि किसी भी गवर्नमेंट या निजी फंक्शन में जन गण मन से पहले वंदे मातरम को गाया जाएगा। तो वंदे मातरम के जो लेखक हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसको थोड़ा सा डिटेल्स में भी पढ़ लीजिएगा, इससे सवाल आपके करंट अफेयर में आ सकते हैं। ठीक है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या दांडी? तो चंपारण। राजकुमार शुक्ला चंपारण बुलाए थे, किस चीज के लिए? नील की खेती के विरोध में, है ना। क्योंकि कुछ भाग में नील की खेती, और वो नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जा रहा था। ठीक है, चलिए अब दूसरा हमारा है पॉलिटी। पॉलिटी से शुरू करें। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर कब? एक सेकेंड, थोड़ी सी माफी चाहेंगे, टेक्निकल एरर।
टेक्निकल एरर नहीं है, फिजिकल एरर है। थोड़े से गले में खराश। चलिए शुरू करें। जो भी हो आज रुकना नहीं है, सिर्फ आज रात है, बाकी आज अंधेरी रात है, कल समय उजाला होगा। जो भी कहानी की कल कीजिएगा। चलिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 19 जनवरी 1949, 19 जनवरी 1950, 47 या 1950 में? कब लागू हुआ था जी, कोई बता सकते हो? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 45, 46, 47 या 48? तो कब हुआ था? 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा? यूएसए, यूके, कनाडा या आयरलैंड? तो सबसे बड़ा स्रोत यूके है, क्योंकि यही इसी ने राज किया, तो यही बताएगा सब कुछ। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? कब जोड़ा गया था समाजवादी शब्द को? तो 42वां संशोधन जो हुआ था, आई थिंक इंदिरा गांधी के काल में हुआ था शायद। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5 में? किस में है? तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चीजों को डाला गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे पॉलिटी। फंडामेंटल राइट्स, आपके मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 किस से संबंधित है? स्वतंत्रता, समानता, धर्म या शिक्षा? अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वेलिटी की बात करता है। ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी। अनुच्छेद 19 क्या देता है? देता क्या है आपको? समानता, स्वतंत्रता, जीवन या धर्म? स्वतंत्रता। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 21 किस से संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, धर्म या शिक्षा? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। एक बार इंटरव्यू में सवाल आया था कि आपको धर्म चुनने की जो आजादी है वो किस अनुच्छेद के तहत आपको संविधान देता है? तो अनुच्छेद 21। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे बाद में, अभी फिलहाल सिर्फ एमसीक्यूज। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद से अक्सर सवाल आते हैं भैया, है ना हमारे मित्रगण, ध्यान रखिएगा इसको। अनुच्छेद 19, 21, 32 या 44? तो किससे संबंधित है भाई साहब? संवैधानिक उपचार 32। ठीक है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? समानता, अस्पृश्यता उन्मूलन, धर्म या शिक्षा? अस्पृश्यता उन्मूलन, अनटचेबिलिटी, है ना, अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है। अब हम लोग बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है, तो नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? कोई बता सकते हैं? 3, 4, 5 या 6? किसकी बातें कर रहा है ये? तो डीपीएसपी सेक्शन 4 में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वां संशोधन, 44वां? भाई साहब ये या तो आपको आर्टिकल, या तो आपको अमेंडमेंट संशोधन, या तो फिर आपको भाग सेक्शंस के बारे में 100% आपको 2 से 3 सवाल तो आने ही आने हैं, तय है वो। अब आ गया तो ये मत बोलना कि क्वेश्चन हम लिख करवा दिए थे, है ना, बहुत एनालिसिस करके लाए। ठीक है, चलिए, तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट अलग है, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है। ठीक है, तो ये किस में जोड़ा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य, अरे भाई साहब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? यूएसए, यूएसएसआर, यूके या फ्रांस? तो किससे लिया गया था भाई साहब? यूएसएसआर से, फंडामेंटल राइट को। ठीक है, चलिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर की अब हम बात करते हैं।
तो प्रेसिडेंट और गवर्नर की जब बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन हमेशा यही दिखेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या मनोनीत या चयन। तो सबसे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव तो हम लोग करते ही नहीं है, तो वो चयन वाला तो एक ऑप्शन पहले हट गया। तो इसका सही आंसर कोई बता सकते हो क्या? तो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और अगर कभी सवाल पूछे तो आप हमेशा बताना कि एकल संक्रमणीय विधि है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का नाम ही एकल संक्रमणीय विधि। ठीक है जी। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5, 6 या 7? कोई मजाक नहीं करिएगा, पीछे से सवाल आ रहा है सर इसमें 15 वर्ष, तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी लगातार बनी हुई है। अरे बेवकूफ, वो बार बार चुन के आ रही है। ठीक है, एक कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का। ये सीरियस टाइम में भी इनके मजाक खत्म नहीं होते हैं। बहुत सही। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग, अविश्वास, त्यागपत्र या आदेश? महाभियोग। भाई साहब ट्रम्प भाई साहब के महाभियोग चल गया। इससे पहले जो राष्ट्रपति इससे महाभियोग की प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा चल रही है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे सवाल बहुत पूछेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पीएम, राष्ट्रपति, सीएम या सांसद? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? हमेशा राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन काम करते हैं। ठीक है, सारा जवाबदेही इन्हीं के प्रति होता है। राज्यपाल का गवर्नर है ना, राज्यपाल मीन्स गवर्नर, गवर्नर का कार्यकाल कब है? 5, 6, 4 या निश्चित नहीं है? नहीं, निश्चित नहीं वाला सिर्फ मोदी जी के पास में है, वो कब तक राज करेंगे इसका कहना मुश्किल है। ठीक है, तो 5 वर्ष तक। पार्लियामेंट की बात करते हैं अब हम, पार्लियामेंट पे। ठीक है, संसद कितने सदनों की होती है? आपको लगेगा क्या बच्चों वाली सवाल पूछते हैं, पर बच्चों वाली सवाल में ही आप सही जवाब दे दो तो मान गए। संसद 2 सदनों की होती है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल, हाँ अब इसमें तो फंसोगे सही से। 5 वर्ष, 6 वर्ष या कितने वर्ष? तो लोकसभा तो 5 साल। अब राज्यसभा के बारे में बताओ, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? पानी ले आइए जरा। हाँ, एक सेकंड बच्चों, बस बहुत जल्द। ठीक है, तब तक आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, थैंक यू। चलिए, 6 वर्ष या अस्थायी इसमें मनोनीत है और 2 पार्ट में होते हैं। ठीक है, लोकसभा का भंग कौन करता है? पीएम, राष्ट्रपति, स्पीकर या सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? लोकसभा भंग कौन करता है? तो लोकसभा हमेशा भंग कौन करेगा? कोई बता सकते हो क्या? तो हमेशा लोकसभा भंग राष्ट्रपति करते हैं। धन विधेयक कहां प्रस्तुत होता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों या सुप्रीम कोर्ट में? कोई बता सकते हैं कहां पर ऐसा हो सकता है? तो धन विधेयक कहां प्रस्तुत होता है? राज्यसभा, लोकसभा या दोनों? तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पीएम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या स्पीकर? कौन होता है जी? तो हमेशा उपराष्ट्रपति है। अभी जो उपराष्ट्रपति उनका नाम क्या है? चलिए अब हम लोग जुडिशियरी से सवाल आता है। ठीक है, जुडिशियरी से सवाल पूछते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? तो दिल्ली, हमारे बाजू में। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पीएम, राष्ट्रपति, संसद या सीजेआई? तो कौन करता है भाई साहब न्यायाधीशों की नियुक्ति? कॉलेजियम प्रणाली के तहत ये होता है ना? तो राष्ट्रपति उसको शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलवाता है। पीआईएल का पूर्ण रूप क्या है?
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्राइवेट इंटरेस्ट लॉ, पब्लिक इंडियन लॉ या पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो PIL का फुल फॉर्म क्या होगा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL डालते हैं ना कुछ भी अगर वैसा बात हो तो। न्यायिक पुनरावलोकन किससे संबंधित है? सांसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका या राज्य? न्यायिक जुडिशियल रिव्यू जो बोलते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन किससे संबंधित है, तो वो होगा न्यायिक से। हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, एकदम एनर्जी कम नहीं करना है और कल के लिए एकदम ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट, सुपर वाला बेस्ट। ठीक है चलिए, हाँ, भारत का शासन किस प्रकार का है? एकात्मक, संघीय, मिश्रित या साम्यवादी? ये सवाल तो बढ़िया है। एकात्मक भी नहीं है, संघीय भी नहीं है और साम्यवादी भी नहीं है, तो कौन सा है? मिश्रित है। आपातकाल, इमरजेंसी किस अनुच्छेद में है? 52, 56, 60 या 68? कोई बता सकते हैं? तो 352 में इमरजेंसी को का प्रावधान है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। राज्य इमरजेंसी कब होगा? राज्य इमरजेंसी का प्रावधान किस में है? 356 में। वित्तीय आपातकाल 52, 56, 60 या 70, जो कि पाकिस्तान हमेशा लगा के रखता है, वित्तीय आपातकाल, है ना? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस में है? 360 में। ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, संवैधानिक संस्था जो है उस पे सवाल आएगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? 324, 280, 148 या 368? चुनाव आयोग, अभी चुनाव आयोग से SIR वाला मामला चल रहा है ना बंगाल में और हर जगह, सारे पूरे इंडिया में चल रहा है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिए। चुनाव आयोग को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? तो चुनाव आयोग का क्या है? 324 से। वित्त आयोग, आयोग से, कमीशन से, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से सवाल हमेशा पूछता है। ठीक है, तो वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो किस में है वो? 280। एम आई राइट या फिर कुछ गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत नहीं हो रहा है, तो 280 से। ठीक है, कैग, कंट्रोल ऑफ ऑडिटिंग जनरल किससे संबंधित है? चुनाव, लेखा, न्याय और वित्त किससे संबंधित है भाई साहब? कोई बता सकते हो आप लोग? तो लेखा जोखा से। राज्य का अपना है और केंद्र सरकार का अपना, सबका उसका लेखा जोखा पूरा रखता है। UPSC किससे संबंधित है? न्याय, भर्ती, वित्त या चुनाव? तो UPSC का एग्जाम दिए और बन जाइए IAS YAS बनो, देश की सेवा करो, है ना? चलिए, अमेंडमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे सवाल बहुत पूछते हैं। जो भी संशोधन हुए, अमेंडमेंट्स हुए हैं, उन पे सवाल पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो 368, 368। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73, पंचायत, नगर, संसद या न्याय? तो किससे संबंधित है भाई साहब? कोई बताओगे? पंचायत। ठीक है, 74, 74वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत, नगर निकाय, चुनाव या न्याय? किससे संबंधित है? पंचायत के बाद तो नगर निगम, मेयर का चुनाव होगा ना। GST किस संशोधन से आया? हाँ, किस संशोधन से आया GST? तो GST 101वां संशोधन से आया था। ठीक है, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, RTI कब लागू हुआ? 2005, 2000, 2010 या 1995? तो RTI कब आया? 2005 में। लोकपाल अधिनियम कब आया? देख लीजिएगा, एक लोकपाल अधिनियम कब आया, तो उसका सही आंसर आपका क्या होगा? 2013, है ना? लोकपाल और लोकायुक्त
प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या सुप्रीम कोर्ट? प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वही वो जो सत्ता में आए हैं, मतलब कि ठीक है, जिनकी बहुमत ज्यादा आई है, विपक्ष वाले नहीं। ठीक है, विपक्ष अपनी विपक्ष की पार्टी को चुनते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्री परिषद का प्रमुख हमेशा कौन होता है? पीएम। कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट मिनिस्ट्री, जितना भी मिनिस्ट्री बनाना है सब ये काम करेंगे। संघ सूची, ठीक है, 3 सूची होता है ना, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कितने विषय हैं भाई? स्टेट पीसेस में तो सीधे सीधे सवाल ऐसे ही पूछेगा, टेढ़ा मेढ़ा, है ना। तो संघ सूची में टोटल 97 है। समवर्ती सूची की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 66 है, और राज्य सूची की अगर हम बात करते हैं तो उसमें टोटल 61 है। ठीक है, संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, संसद या प्रधानमंत्री? संविधान का संरक्षण हमेशा किसे माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को, है ना। भारत का संविधान किस प्रकार का है? कठोर, लचीला, मिश्रित या लिखित नहीं है? ठीक है, तो संविधान का जो मतलब कि किस प्रकार का, उसका नेचर कैसा है, तो हमेशा उस पर किसकी बात करते हैं? मिश्रित है, ना बहुत कठोर है ना बहुत लचीला है, एकदम फास्ट, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए ये इतने तेजी से हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग देखेंगे मेरा एक अलग नेचर उभर के सामने आया है, और जब जैसा स्टूडेंट को जो जरूरत होगा वैसा ही रूप धारण कर लिया जाएगा, है ना। चलिए, रूल ऑफ लॉ किससे संबंधित है? समानता, न्याय, कानून का शासन या स्वतंत्रता से? तो कानून का शासन से। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट होगा हमारा ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी का पहला जो क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का आकार क्या है? गोला, चट्टा, दीर्घवृत्ताकार या घन? तो दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो कितने समय में लगाती है? अर्थ का जो रोटेशन है वो 2 तरीके से होता है ना। एक तो अपने एक्सिस पे और एक अपने घूमते रहती है। पृथ्वी अपनी दूरी का पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक चक्कर, ठीक है। चलिए बोलते बोलते गला दर्द हो जाता है। चलिए, कर्क रेखा किस अक्षांश पर है? ये इधर से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरुआत में बच्चों वाली सवाल मैंने दे दिया, पर अब ये स्टार्ट करते हैं। कर्क रेखा किस अक्षांश पर है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये ध्यान रखिएगा, साउथ मत मार दीजिएगा। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है ना। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप, क्षोभ, आयन या बहिर्मंडल? क्षोभ मंडल। ओजोन परत कहां पाई जाती है? हाँ, अब है ना सही वाले स्टैंडर्ड्स के। ठीक है, तो ओजोन परत जो है वो किस लेयर में है? तो समताप मंडल में। ठीक है, भूकंप का मापन किससे होता है? भूकंप के मापने की जो विधि है वो कौन सी है? तो भूकंप मापन की जो विधि का नाम है उसका क्या है? थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो सही आंसर क्या होगा? सिस्मोग्राफ। ठीक है, ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा, लावा, राख या गैस? तो मैग्मा। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी किससे संबंधित है? जलवायु, पृथ्वी की प्रॉपर्टी या ताप से? तो पृथ्वी के प्रॉपर्टी से। ठीक है,
भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? केटू, कंचनजंगा, एवरेस्ट या नंदा देवी? बहुत इजी सवाल है, कोई तो बता दो। कंचनजंगा। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या नर्मदा? कौन सी सबसे लंबी नदी है? बहुत सही। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ या केदारनाथ? कौन सा है वो? गंगोत्री। चार धाम यात्रा में एक यही है, यही चार धाम यात्रा है, ठीक है। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। बहुत ही बेहतरीन जगह, कभी जाइए, हम होके आए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? भारत, तिब्बत, नेपाल या भूटान? ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोई बता ही नहीं रहा। तिब्बत, ठीक है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो नर्मदा नदी किस डायरेक्शन में बहती है? पश्चिम में, है ना। अमरकंटक, एमपी में अमरकंटक से खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। कहां पे? गुजरात में, ठीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज वाले में से बीच होके बहती है, ठीक है। अमरकंटक से खंभात की खाड़ी में गिरती है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा, दक्कन, छोटा नागपुर या बुंदेलखंड? आप लोग जस्ट बिकॉज जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो छोटा नागपुर मत मार देना, ठीक है। सही आंसर होगा, सही आंसर है दक्कन का पठार। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? सबसे लंबी तटरेखा, कोस्टल एरिया सबसे ज्यादा किसका है? तो गुजरात का, ठीक है। इस चार में से, है ना। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं, कपास, चावल, कपास या जूट? तो सही आंसर क्या है इसका? कपास। लाल मिट्टी किसके लिए है? लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? अरे देखो, ध्यान रखना, किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, आयरन, कैल्शियम या पोटास? तो कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की। थार मरुस्थल कहाँ है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? तो राजस्थान। फेविकॉल का ऐड, पधारो मारे देश, दाल बाटी चूरमा, एक बेहतरीन संस्कृति। क्लाइमेट पे चलते हैं, ठीक है। क्लाइमेट की बात करते हैं। मानसून का मुख्य कारण क्या है? दाबांतर, तापमान, हवा या समुद्र? तो तापमान, मानसून का सबसे बड़ा क्या रीजन है? तो दाब में अंतर, ठीक है। पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है जी? कोई बता सकते हो क्या? चलिए हम ही बता देते हैं, ठीक है। जून में। दक्षिण पश्चिम है भाई साहब, केरला में आता है ना सबसे पहले, जून में। सब हाँ में हाँ मिला रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो एकदम। चलिए ठीक है। भारत का में अधिक वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान, मेघालय, गुजरात या पंजाब? मेघालय के मानसराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। चेरापूंजी, चेरापूंजी क्यों प्रसिद्ध है? सूखा, वर्षा, ठंडा या गर्मा? मेघालय के चेरापूंजी के मानसराम में यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो वर्षा के लिए फेमस है। एल नीनो किस महासागर से संबंधित है? एक दो होता ना, एल नीनो और अल नीनो, ठीक है। एल नीनो किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से, पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड है, ठीक है। झारखंड, अब झारखंड की ज्योग्राफी पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। झारखंड का प्रमुख पठार? दक्कन, छोटा नागपुर, मालवा या बुंदेलखंड? यहां से बुंदेलखंड की दूरी कितनी है? झारखंड का प्रमुख पठार कौन सा है? छोटा नागपुर, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची। दामोदर नदी किससे संबंधित है? बाढ़, कोयला, सिंचाई या बिजली? ये तो बहुत इजी है, कोई भी बता दो। चलिए,
दामोदर नदी किससे संबंधित है? कोयला वाला क्षेत्र है ना। झारखंड का प्रमुख खनिज क्या है? सोना, कोयला, पेट्रोलियम या गैस? तो झारखंड का सबसे प्रमुख क्या है? कोयला। गैंग्स ऑफ वासेपुर, है ना। झारखंड में प्रमुख वन के प्रकार क्या है? शुष्क है, आर्द्र है या उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती है, शीतोष्ण है? ये सवाल तो पक्का आ रहा है। उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती। पढ़ेंगे ज्योग्राफी, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। ठीक है, एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है वो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, जहां पे आप लोग पार्टी करना हमेशा जाना चाहते हो पर गए नहीं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी। और यूपी के ही मेरठ से शुरू हुआ था कौन सी क्रांति? 1857। भारत का राष्ट्रीय जलचर क्या है? मछली, डॉल्फिन, कछुआ या शार्क? बताओ बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है ये। डॉल्फिन, है ना। चलिए, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? प्राचीन, नवयुवक, ज्वालामुखी या अवसादी? तो किस प्रकार का पर्वत है? तो नव युवक, है ना। बस आपकी तरह हुआ है, वो ज्यादा पुराना नहीं है ना। चलिए, दक्कन पठार किस प्रकार का है? नवीन, प्राचीन, ज्वालामुखी या अवसादी? कोई बता सकते हो? चलो, ये प्राचीन है, बहुत प्राचीन है ये। ठीक है, और एक दिल्ली हरियाणा से होते हुए अरावली रेंज, है ना। ये भी विश्व का सबसे पुराना वो है। नदी डेल्टा कहाँ बनता है? स्रोत, मध्य, मुहाना या किनारा? नदी डेल्टा हमेशा कहाँ पे बनता है, बनेगा? नदी डेल्टा हमेशा कहाँ बनेगा? हमेशा मुहाने पे ही नदी डेल्टा बनता है। सुनामी किससे आती है? तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी या हवा? तो सुनामी हमेशा जब भी आएगा तो वो भूकंप की वजह से ही आएगा, है ना। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का टॉप 50 क्वेश्चंस जो है इकोनॉमिक्स का, उससे स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक। क्वेश्चंस जो छूट गए, एक 49 नंबर का एक छूट गया था कि ग्लेशियर किससे संबंधित है? बर्फ, पानी, हवा और मिट्टी? तो ग्लेशियर हमेशा किससे संबंधित है? बर्फ से। लू, लू क्या है? ठंडी हवा, गर्म हवा, बारिश या धुंध? तो लू, तो गर्मी में लू मारता है ना जी, तो लू हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो सारे जितना मैंने बताया। तो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म होगा, कोई बताओ बताओ, पहले बताओ उसके बाद हम बताते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। कोई कमेंट कर सकते हो जीडीपी का फुल फॉर्म? नहीं। जीडीपी, जीएनपी सब बताएंगे, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीएनपी में क्या शामिल होता है सब पढ़ाएंगे डिटेल्स में। अभी एग्जाम है तो एग्जाम के लिए आप देखिए जीएनपी में क्या शामिल होता है। केवल घरेलू आय, विदेशी आय, केवल कर, केवल उत्पादन? तो हमेशा जीएनपी में क्या शामिल होगा? सिर्फ और सिर्फ विदेशी आय, है ना।
राष्ट्रीय आय मापने का मुख्य तरीका उत्पादन, आय, व्यय और सभी। राष्ट्रीय आय को मापने का सबसे मुख्य तरीका क्या होगा? उत्पादन, आय, व्यय, सब। जीडीपी में सारा चीज आ जाता है ना। क्रॉस मतलब कुल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। प्रति व्यक्ति, अरे भाई साहब टेक्नोलॉजिया है ना। चलिए, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय क्या दर्शाती है? कुल उत्पादन, औसत आय, कर या निवेश? तो प्रति व्यक्ति आय क्या दर्शाता है? औसत आय को दर्शाता है, ठीक है। आर्थिक विकास का सही संकेतक क्या है? आर्थिक विकास का सही संकेतक क्या है? तो है HDI। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन और बैंकिंग के बारे में। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति क्या है? कीमत गिरना, कीमत गिरना, कीमत का बढ़ना, उत्पादन या निवेश। मुद्रास्फीति क्या है? कीमत का बहुत ज्यादा हो जाना और मुद्रा की वैल्यू गिरने लगती है, ठीक है। मुद्रास्फीति मापने का सूचकांक क्या है? मुद्रास्फीति मापने का जो सबसे बेहतरीन सूचकांक है वो है CPI और WI। रेपो रेट किससे संबंधित है? कर से, बैंक ऋण से, आय से या उत्पादन से? रेपो रेट, रेपो रेट हमेशा, जब भी रेपो रेट का नाम आएगा तो आप हमेशा देखिएगा कि रेपो रेट बैंकिंग सिस्टम से ये जुड़ा रहता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, RBI उधार देता है, बैंक RBI में जमा करता है, कर वसूली या निवेश किससे संबंधित है? तो रिवर्स रेपो रेट की भी जब भी बात आएगी तो बैंक जो है वो RBI में जमा करते हैं। CRR क्या है? CRR है कैश रिजर्व रेशियो, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो CRR क्या है? नगद आरक्षित अनुपात। फिर अब फिजिकल डेफिसिट और बजट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? भाई साहब, इनकम घट गया, खर्चा बढ़ गया, है ना। बजट में आय व्यय सबका ब्योरा होता है। फिजिकल डेफिसिट में क्या हुआ? घर से आया था 20,000, गर्लफ्रेंड खर्चा करा दी 25,000, रूम रेंट लग गया 10,000 और हो गया आपके जिंदगी के फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या है? आय बढ़ जाएगा, व्यय कम, व्यय बढ़ जाएगा, आय कम। क्या है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। इतना समझा दिया आपको फिर भी व्यय बढ़ जाता है। गर्लफ्रेंड खर्चा करा दी, मकान मालिक रूम रेंट किराया ले लिया। बजट किससे संबंधित है? योजना, आय व्यय, कर या निवेश से? बजट बताए ना अभी, बजट आय व्यय से है। डायरेक्ट टैक्स क्या है? GST, आयकर, कस्टम या एक्साइज ड्यूटी टैक्स? तो कोई बता सकते हैं जनाब? आयकर, इनकम टैक्स जो होता है ना वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? आयकर, GST, संपत्ति या वेतन? ये इसको बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमारी टीम ने बनाए हैं, बहुत ही मजेदार से सवाल है, ठीक है। GST क्या है? इन डायरेक्ट टैक्स। जैसे आप माचिस भी लोगे ना तो उसमें भी आप टैक्स दे रहे हो, ठीक है। कोई प्रोडक्ट लिए तो उसमें भी जो टैक्स देना पड़ता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स है कि आप से इनकम आपका हुआ और उसमें से जो सरकार काट लेती है वो है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो GST कब लागू हुआ? 2015, 16, 17 या 18? मोदी जी के आने के बाद ही GST का उद्घाटन हुआ। तो सही आंसर क्या होगा? 17। 2016 में नोटबंदी कर दी, 17 में GST लाए, पूरी जनता परेशान थी, लेकिन फिर भी एक अनोखा कदम है। GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? PM, FM, राष्ट्रपति या
आरबीआई। तो कौन होगा? जीएसटी काउंसिल का हमेशा जो अध्यक्ष होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। चलिए, नीति आयोग ने किसे रिप्लेस किया? नीति आयोग ने किसे रिप्लेस किया? आरबीआई को, प्लानिंग कमीशन को, सेबी को या नाबार्ड को? 5 ईयर प्लानिंग कमीशन नहीं था, पंचवर्षीय योजना, लेकिन सवाल तो पूछ ही देता है, उसको तो रिप्लेस कहां किया है? अभी भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो नीति आयोग ने किसको रिप्लेस कर दिया था? प्लानिंग कमीशन को। सेबी का क्या कार्य है भाई साहब? बैंक नियंत्रण, शेयर बाजार, कृषि या उद्योग? सेबी हमेशा, जब भी सेबी का नाम आएगा, सेबी, मूडीज वगैरह, हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो शेयर बाजार से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। एकदम बेहिचक बिंदास मान दीजिएगा, ठीक है। नेशनल नाबार्ड, नेशनल बैंकिंग एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, किससे संबंधित है भाई साहब? उद्योग, कृषि, शिक्षा या व्यापार से? तो नाबार्ड किससे संबंधित है? कृषि से। इसका फॉर्म भी 2-3 साल में एक बार आता है, बहुत ही उसको भरा कीजिए कभी कभी। आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा, वित्तीय सहायता, व्यापार या स्वास्थ्य? मॉनेटरी फंड, वित्तीय सहायता। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं करता है, युद्ध करता है, विकास सहायता, शिक्षा या व्यापार? तो ठीक है, एक सेकंड देख लीजिए, अब तो देख लीजिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि वो दिख नहीं, तुरंत चेंज कर दे रहे हो आप सर। विकास सहायता सही आंसर होगा ना? चलिए, मनी एंड मार्केट पे अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है सर। मनी सप्लाई क्या है? कुल मुद्रा, कर, उत्पादन या निवेश? तो मनी मुद्रा क्या है? मनी सप्लाई जो है वो कुल मुद्रा की बात करता है। कुल मुद्रा का आपका एक ही सोर्स होता है, पापा कितना पैसा भेजे, और वह का जो सूत्र है वो बहुत सारे है ना। M1 क्या है? नैरो मनी, ब्रॉड मनी, इनकम या जीडीपी? M1 किससे संबंधित है? किससे रिलेटेड है भाई साहब, कोई बताओगे? नैरो मनी से। स्टॉक मार्केट क्या है? कृषि, शेयर बाजार, शिक्षा या स्वास्थ्य? शेयर बाजार। सेंसेक्स किससे संबंधित है? सेंसेक्स, स्टॉक मार्केट, मूडीज, सारा शेयर बाजार से, है ना। इन्फ्लेशन नियंत्रित कौन करता है? कभी भी इन्फ्लेशन जब आता है तो उसको नियंत्रण, कंट्रोल करने का जिम्मा किसके पास में है? तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा आरबीआई आगे बढ़ के काम करती है। सेबी वगैरह शेयर मार्केट पे ध्यान रखती है ना। चलिए बच्चों, तो अब स्टार्ट करें। स्टार्ट तो कर ही चुके हैं। हाई प्रोबेबिलिटी का जो बात है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है? उद्योग, कृषि, व्यापार या सेवा? अरे यार, बिना बिंदास देखे टिक मारो एकदम। ग्रीन रेवोल्यूशन इससे है। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे था? मिल्क से, है ना, वर्गीज कुरियन। व्हाइट रेवोल्यूशन दूध से। ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू, आज ब्लू है पानी पानी, है ना कुछ ऐसा गाना, तो किससे होगा? और पानी में कौन रहता है? हमारी प्यारी मछली, जल की रानी है, जीवन इसको प्यारी है। इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है? आरबीआई, सरकार, सेबी या नाबार्ड? इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब कौन जारी करता है भाई साहब? हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी होता है, सरकार की तरफ से। बजट कौन प्रस्तुत करेगा? हमेशा एफएम रेडियो नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर। एफएम मतलब आप लोग एफएम रेडियो समझ लिए हैं। चलिए, इन्फ्लेशन बढ़ने पर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन नहीं, है ना, जल गए वो, इन्फ्लेमेशन नहीं, इन्फ्लेशन है ना। इन्फ्लेशन बढ़ने पर क्या होता है? इन कीमत घटती है, कीमत बढ़ती है, उत्पादन घटता है या आय घटती है? कोई बता सकते हो कि क्या हो सकती है? इन्फ्लेशन जब होगा तो पाकिस्तान में 200 रुपये केजी आटा मिलेगा, कीमत बढ़ती है, ठीक है।
डिफ्लेशन होने से क्या होता है? कीमत बढ़ना, कीमत घटना, उत्पादन या निवेश। सबसे ज्यादा क्या होगा? तो कीमत घट जाएगी, है ना। डॉलर में पैसा कमाइए और आके इंडिया में खर्च कीजिए, बहुत सस्ता पड़ेगा। जीडीपी किसका मापन है? आय, उत्पादन, सेवा या निवेश। जीडीपी किससे संबंधित है? तो हमेशा उत्पादन का मसला होता है, ठीक है। पी देख रहे हो ना, पी से प्रोडक्शन, दिमाग लगाना ही नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्या शामिल है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आय या सभी? अरे ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास सूचकांक जो है उसमें सब ना होगा, तो ये सभी शामिल है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? इकोनॉमिक्स क्लास 6 एनसीईआरटी हमेशा देखना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 सेक्टर्स की बात करता है, जिसमें से प्राइमरी सेक्टर में हमेशा कृषि के बारे में बात करेगा और सेकेंडरी में प्रोडक्शन, बिजनेस, ये सब बातें करेगा, और टर्सरी में बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करेगा, है ना भाई साहब। तो प्राइमरी सेक्टर में हमेशा कृषि के बारे में बात करेगा। फटाफट फुल स्पीड के साथ में, फुल कंसंट्रेशन के साथ में आप लोग एग्जाम को दो, है ना। वंस अगेन पूरे एरावत परिवार, पूरी टीम की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स को गुड लक। आप लोग अच्छे से स्कोर करके आओ, ठीक है। चलिए, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।